गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की V2V सीरीज में, जो हमने स्टार्ट की हुई है अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर अप करने के लिए और नेट एस्पायरेंट्स को हेल्प करने के लिए। मेरी लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको एंग्लो सैक्सन एज के बारे में बताया था एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड चौसेरियन एज ऑफ चौसर भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम प्री चौसेरियंस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि जिस एक पर्टिकुलर राइटर के नाम पर कोई एज स्टार्ट हो जाती है तो सिर्फ वही राइटर इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए। वी आर हैविंग अदर राइटर्स आल्सो व्हिच आर एज वेल इंपॉर्टेंट एज द दैट पर्टिकुलर राइटर जिसके ऊपर की एज की पूरी एज का नाम लिखा गया है। तो आज हम बात करेंगे प्री चौसेरियंस के बारे में, जिसका फर्स्ट राइटर जो है हमारे पास है जॉन बार्बर। जॉन बार्बर वाज बोर्न इन 1316 एंड ही वाज डाइड इन 1395। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इतने पुराने राइटर्स हैं, इनके जो एज जो हमने बर्थ डेट एंड डेथ डेट जो है दे आर अप्रॉक्सीमेट एजेस एक्चुअली, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होते। इतने पुराने टाइम का एग्जैक्ट डाटा निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमारा पहला राइटर है जॉन बार्बर। जॉन बार्बर का फेमस वर्क है ब्रूस। इट टॉक्स ब्रूस में जो ब्रूस इन इटसेल्फ इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वर्क। इसके अंदर ये जो वर्क है इट टॉक्स अबाउट द स्कॉटलैंड स्ट्रगल। एक्चुअली फ्रांस से बचने के लिए, यानी फ्रांस से फ्रीडम के लिए स्कॉटलैंड का स्ट्रगल चला था। इट वाज अ लॉन्ग स्ट्रगल। इट स्टार्टेड इन 1286 और स्ट्रगल तो बाद में भी चलता रहा था, बट डेथ हो गई थी ब्रूस की 1332 में। तो इसकी क्रेमेशन के साथ में, यानी ये जो वर्क है इट इज ऑल अबाउट ब्रूस एंड हिज पेट्रियोटिक फीलिंग्स, और इसने कैसे स्कॉटलैंड स्ट्रगल में एक मेन पार्ट अपना प्ले किया था उसके बारे में ये सारी की सारी कहानी है। नेक्स्ट राइटर है हमारा दैट इज जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ बहुत फेमस है। ही ट्रांसलेटेड बाइबल एक्चुअली, ये आप लिख लें दैट ही ट्रांसलेटेड वल्गेट्स बाइबल। इसे सेंट जीरोम्स बाइबल भी हम बुलाते हैं। तो ही ट्रांसलेटेड वल्गेट्स बाइबल और ही वाज द लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ लोलार्ड्स बुलाया करते थे। ऑल्दो डेरोगेटरी रिमार्क है लोलार्ड्स, लेकिन उस वक्त एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें कि मेन राइटर्स हुआ करते थे हु वर अगेंस्ट रोमन कैथोलिक्स, और वो अपना क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, जिसके ये लीडर थे जॉन वाइक्लिफ, और इनकी डेथ के बाद जॉन पुरवे बने थे। राइट, नेक्स्ट है हमारे जो नेक्स्ट राइटर है ही इज जॉन गोवर। ध्यान रखना है आपको, जॉन राइट। इनके डेट ऑफ बर्थ से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। जॉन गोवर, इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे हैं। फर्स्ट इज स्पेक्युलम मेडिटेंटिस। इट इज रिटन इन फ्रेंच। इसका जो सब टाइटल है वो है मिरर डी लॉन्ग। दिस वन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद रखना है, सिर्फ टाइटल याद रखना है। नेक्स्ट वन इज वॉक्स क्लेमेंटिस। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इट इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एट दैट टाइम लोगों से एक पोल टैक्स वसूला जाता था, जिसके खिलाफ लोगों ने एकदम से रिवोल्ट कर दिया था, और एंड इट वाज अ बिग रिवोल्ट। ये 1381 में हुआ था। 1381 में ये रिवोल्ट हुआ था लोगों का। इस वर्क का सब टाइटल वॉइस ऑफ क्राइम है, आपको याद रखना है। और वो जो रिवोल्ट है उसे फीजेंट्स रिवोल्ट बुलाते हैं, ग्रेट राइजिंग भी बुलाते हैं, एंड वॉट टेलर रिबेलियन भी बुलाते हैं। तो उसके 3 नाम हैं, फीजेंट्स रिवोल्ट, ग्रेट राइजिंग एंड वॉट टेलर रिवोल्ट। अभी आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, लैटिन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्क है कन्फेशियो अमेंटिस। कन्फेशियो अमेंटिस जो है इट इज रिटन इन इंग्लिश। इट इज अ कन्फेशन ऑफ अ लवर। सो टाइटल याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर हैं दैट इज विलियम लैंगलैंड। समटाइम्स द पीपल आस्क क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। विलियम लैंगलैंड वाज बोर्न इन 1332, वाज डाइड इन 1400। ऑल्दो काफी कंटेम्पररी हैं ये उसके चौसर के। इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क है। फर्स्ट इज द विजन ऑफ विलियम पियर्स द ब्लोमैन। द विजन ऑफ विलियम पियर्स द ब्लोमैन, it talks about the sloth and vices present in the church. एक्चुअली चर्च के ऊपर ही ज़्यादातर जो वर्क्स होते थे वो चर्च के आसपास घूमते, रिलीजन के आसपास घूमते रहते थे। रिलीजन बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका था ना, इसलिए ज़्यादातर वर्क्स जो है वो रिलीजन के आसपास घूमते हैं। तो विजन ऑफ विलियम पियर्स द ब्लोमैन इज अगेन अ वर्क व्हिच टॉक्स अबाउट द pollution or the corruption present in the church.
राइट। ये मेल्विन हिल पर सेट है और इसके अंदर जो मेन फिलॉसफी है वो डू वेल, डू बेटर एंड डू बेस्ट की है। एंड 22 पासेस है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। ये ड्रीम विजन है, विलियम का ड्रीम विजन है। एंड इसमें 22 पासेस है, पासेस स्टैंड्स फॉर स्टेप्स, राइट। तो वो पार्ट हैं उसके। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है ABC 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में 2500 लाइन्स है, सेकेंड पार्ट में 7200 लाइन्स है, थर्ड पार्ट में 7300 लाइन्स है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्क है रिचर्ड द रेडलेस। रिचर्ड सेकेंड वॉज द किंग एट दैट टाइम and he was actually people were against him, so it is a protest against Richard II, right? तो बस ये ध्यान रखना है आपको। These are the pre-Chaucerians which are important and you should know these things about them, right? तो ये जो important points है आप इन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, प्री चौसेरियन के बाद हम बात करेंगे जॉफ्री चौसर के बारे में, जो कि जिन्हें की मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा में बुलाया जाता है। अर्ली मॉडर्न एज के प्रिकर्सर हैं ये, तो इसलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा बुलाते हैं। He was born in 1343 and was died in 1400। इनके बारे में एक फनी बात बताती हूँ। 100 ईयर वॉर्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ सोल्जर। आपको पता है, मैंने आपको बताया था 100 ईयर वॉर्स के बारे में अपनी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। एंग्लो सैक्सन एज के टाइम पर भी एक 100 ईयर वॉर हुई थी, जिसे वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। Another 100 year war was also fought, और उसके बाद उस पर्टिकुलर लड़ाई में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। He was caught by French soldiers, और उन्होंने इन्हें पकड़ लिया था और एबडक्ट कर लिया था एक तरीके से, और किडनैप करके, जैसे फिरौती मांगते होते हैं ऐसे इनके लिए उनसे पैसे मांगे गए थे इंग्लिश जो हमारे किंग थे उनसे। एंड ही वॉज रैंसम्ड फॉर 16 पाउंड्स, राइट। 16 पाउंड्स देकर इनको फ्री कराया गया था। एंड द किंग एट दैट टाइम वाज एडवर्ड III, याद रखना है आपको। तो ये एक नोन पर्सन थे जिनके लिए किंग ने पैसे दे दिए थे और ही वाज फ्री। तो इनकी जो पोइटिक करियर है, ये ध्यान रखना है आपको कि इनका जो पोइटिक करियर है 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेंच स्टेज है तो इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में अपने लिखे हैं सारे वर्क्स। एक्चुअली ही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में दैट ही हैड चूजन ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। इन्होंने अपने वर्क्स जो हैं ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखे हुए हैं। फ्रेंच स्टेज का मतलब है कि फ्रेंच राइटर्स का जो एक असर है वो इनके वर्क्स पे नजर आता है, राइट। तो पहला जो इनका वर्क है फ्रेंच स्टेज में, जो इनका पहला वर्क कहा जाता है, उसे बुलाते हैं बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ ऑफ ब्लांच। एक्चुअली इनके जो पैट्रॉन थे जॉन ऑफ गॉन्ट, इनके पैट्रॉन थे चौसर के, राइट। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की 3rd वाइफ थी ब्लांच। इन्होंने एक बुक पढ़ी थी, चौसर ने एक बुक पढ़ी थी, साइक्स एंड एल्सियन। लिख देते हो, साइक्स एंड एल्सियन। एक्चुअली इसमें जो साइक्स का जो कैरेक्टर था वो इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड उसमें थोड़ी रिजाम्बलेंस नजर आई उन्हें ब्लांच के साथ में। सो ही रॉट अ बुक ऑन ब्लांच, बुक ऑफ डचेस के नाम से इन्होंने ये बुक लिखी और ये उसको डेडिकेट की जॉन ऑफ गॉन्ट की 3rd वाइफ को। जॉन ऑफ गॉन्ट इनके पैट्रॉन थी, राइट। नेक्स्ट वर्क इज रोमांस ऑफ द रोज। रोमांस ऑफ द रोज पे क्वेश्चन कई बार पूछा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली रोमांस ऑफ द रोज वाज रिटन बाय चौसर बट ही वाज इंस्पायर्ड बाय अ वर्क रोमांस डी ला रोज। रोमांस डी ला रोज, ये वर्क था मेन रोमांस डी ला रोज। इट वाज रिटन बाय जीन डी म्यूंग एंड गुलाम डी लॉरेस। फ्रेंच राइटर्स थे जीन डी म्यूंग एंड गुलाम डी लॉरेस। इनका ये कोलैबोरेटिव वर्क था रोमांस डी ला रोज एंड ही वाज इंस्पायर्ड विद द वर्क एंड ही रोट हिज ओन वर्क इन द नेम ऑफ रोमांस ऑफ द रोज। ये याद रखना है आपको कि इंस्पायर होकर इन्होंने ये वर्क लिखा था। जो मेन वर्क था इट वाज रिटन बाय जीन डी म्यूंग एंड गुलाम डी लॉरेस, राइट। नेक्स्ट वर्क है आपका एन ABC। एन ABC इज अ प्रेयर बुक। एक्चुअली ABC आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द चर्च।
नेक्स्ट है द कंप्लेंट ऑफ द मास। द कंप्लेंट, आपको टाइटल याद रखना है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये इनका फ्रेंच स्टेज है जिसके बारे में आपको बताया। अभी मैं आपको इसके इटालियन स्टेज के बारे में बताती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेज है हमारी इटालियन स्टेज। इटालियन स्टेज हमारी स्टार्ट होती है 1372 से 1384। एक्चुअली इटालियन स्टेज में 3 इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इटालियन, पेट्रार्क, बोकाशियो एंड डांटे। आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये इटालियन राइटर्स हैं बेसिकली। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो चौसर के वर्क्स में बहुत क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट वर्क है इस स्टेज के अंडर, फर्स्ट वर्क है आपका पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इट इज ऑन द मैरिज ऑफ रिचर्ड टू विद एन ऑफ बोहेमिया। एन ऑफ बोहेमिया से उनकी शादी हुई थी। बोथ वर 14 years of age at the time of their marriage and it is an assumption that जो सारे के सारे बर्ड्स हैं वो they come to meet on Saint Valentine's Day actually to find their mate। वो सब मिलते हैं अपना अपना मेट ढूंढने के लिए सेंट वैलेंटाइंस डे के दिन। आपको पता है सेंट वैलेंटाइन डे कब होता है? वैलेंटाइन डे 14 फेब को मनाया जाता है। तो वही उसी दिन सब मिलने के लिए आते हैं। एंड ये डेडिकेटेड है रिचर्ड सेकंड को, क्योंकि उनकी मैरिज पे ये लिखी गई, उनकी मैरिज पे लिखी गई थी एन ऑफ बोहेमिया के साथ में। इसमें आपको याद रखना है कि जो व्हाइट फाउल है इट इज सेंट वैलेंटाइन। सेंट वैलेंटाइन इसमें व्हाइट फाउल है। नेक्स्ट वर्क है हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम पोस्ट वर्क है जिसे चौसर का साइकोलॉजिकल वर्क भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसे ही साइकोलॉजिकल वर्क बोला जाता है चौसर का। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डांटे, डांटे एलिगरी, राइट। तो इसमें क्या होता है, स्टोरी इज लाइक एक ईगल आता है, वो ये ड्रीम एलिगरी है। ये ध्यान रखिएगा कि ड्रीम एलिगरी है, सपने में जो एक कहानी बनाई हुई है कि एक ईगल आता है चौसर को एक हाउस ऑफ फेम में लेके जाता है। हाउस ऑफ फेम इज अ हाउस जिसमें सब जगह पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कि बहुत फेमस लोग थे उन लोगों की। तो वहां पे जाके उसको चौसर को समझ में आता है कि जो सारी चीजें हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सारी यहीं रह जाती हैं एंड नथिंग गोज विद द पर्सन। तो ये हाउस ऑफ फेम की थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है। इट वॉज अ सटायर ऑन वुमेन। तो जब ये लिखा चौसर ने हाउस ऑफ फेम जब लिखा तो इसमें उन्होंने सटायर किया वुमेन के ऊपर, क्योंकि इसमें हेलेन का कैरेक्टर भी है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़ाई हुई थी ट्रोजन वॉर्स वगैरह के बारे में। तो इसमें ये सटाया था वुमेन पे। तो गॉडेस एल्सिस्टी केम इन हिज ड्रीम और उन्होंने उसको स्कोल्ड किया कि भाई तुमने वुमेन के ऊपर सटाया लिखा। देन ही आस्क्ड फॉर हर पार्डन और उसके बाद उसने उनको प्रॉमिस किया दैट ही विल राइट समथिंग गुड ऑन वुमेन। एंड देन ही रॉट लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जब चौसर ने स्टार्ट किया था तो उन्होंने सोचा था दैट ही विल राइट डाउन 19 स्टोरीज अबाउट सम वर्चुअस वुमेन। तो बट ही वॉज एबल टू कंप्लीट 8 टेल्स। 8 टेल्स जो है इसमें पूरी कंप्लीट है। 9th ओनली बिगिन किया था, कंप्लीट नहीं किया था। और इसमें 10 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल कैरेक्टर्स इसमें 10 हैं। एंड इट इज द फर्स्ट पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन के बारे में है, तो ये उनके बारे में उनके हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्क इज ट्रोइलस एंड क्रेसीड। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रोइलस एंड क्रेसीड आल्सो नोन एज फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट इज अडैप्टेड फ्रॉम बोकाशियो। बोकाशियो से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने ये वर्क लिखा था, ट्रोइलस एंड क्रेसीड। ट्रोइलस एंड क्रेसीड बाद में शेक्सपियर ने भी ट्रेजेडी लिखी थी। इसके अंदर स्टोरी जो है वो कुछ इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। और ट्रोइलस एंड क्रेसीड के बारे में जो हमारा नेक्स्ट वर्क है, आपको ये ध्यान रखना है दैट इट इज नोन एज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्क इज एनेलिड एंड आर्साइड। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो द टाइटल ऑफ द वर्क ओनली। तो यहाँ हमारी इटालियन स्टेज खत्म होती है चौसर की। नेक्स्ट स्टेज है हमारी इंग्लिश स्टेज, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो है कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करेंगे। पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ कैंटरबरी टेल्स के ऊपर। कल एक वीडियो में और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।